हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 और 15 के कवर कर लिए थे एमसीक्यूज़, और अब हमें कवर करने हैं चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 16 के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 साउंड के लिए। तो साउंड है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड किससे प्रोड्यूस की जाती है? नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेशन हैज़ नो रिलेशन टू साउंड, या फिर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि जो साउंड होती है वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट से आ सकती है जो वाइब्रेट कर रहे हो, जिनमें वाइब्रेशन हो। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। सेकेंड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। तो जो साउंड होती है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, वाटर एयर सॉलिड्स में कर लेती है इजीली ट्रैवल। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए, वैक्यूम। थर्ड, वैसे अगर मैं आपको बताऊं जितने भी ये रेड में मार्क्ड हैं ये सारे आंसर्स हैं, तो अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आप इनको देख के मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं समझा ही रहा हूँ। वाइब्रेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, वाइब्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वाइब्रेशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है बहुत जल्दी जल्दी, उसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन नहीं होता, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किलोमीटर में, हर्ट्ज़ में, ग्राम में, या डिग्री सेंटीग्रेड में? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज़ में। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है, या फिर हम इसको 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड का इन्वर्स होता है हर्ट्ज़। सेकेंड होता है ना टाइम के लिए, तो टाइम का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम हर्ट्ज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अभी इसके नीचे ये जस्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं हर सेकंड में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यही चीज़ कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा, सॉरी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ, अबव डैश डेसिबल्स द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल। तो ये आपको याद रखनी है, नंबर याद रखना है। 80 डेसिबल से ऊपर जैसे ही साउंड जाती है तो वो फिज़िकली पेनफुल हो जाती है, मतलब वो नॉइज़ बन जाती है एक तो, और हमारे कानों वगैरह को, सर को हर्ट करती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड प्रोड्यूस्ड इज। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है किसी भी वाइब्रेशन का, तो वो जो साउंड होती है वो इतनी ही ज़्यादा लाउड होती है। मतलब एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। एट्थ, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ। तो ये आपकी बुक में आपको याद भी रखनी है चीज़ कि जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से जैसे ही वो ऊपर जाता है वो अल्ट्रासाउंड बन जाता है, जो आपका नेक्स्ट आंसर ही हो गया यहाँ पे। और 20 हर्ट्ज से नीचे वो इंफ्रासोनिक होता है, ठीक है। नाइन्थ में यही था, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है? हायर देन 20,000 हर्ट्ज। टेंथ क्वेश्चन, वॉइस ऑफ अ मैन इज़ हैवी एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन बिकॉज। जो मैन की वॉइस होती है वो हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू वो वुमेन, बिकॉज मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो वो वोकल कॉर्ड के लंबे होने की वजह से ही जो वॉइस होती है मैन की वो हैवी होती है, जबकि बच्चों की और विमेन की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 12th चैप्टर के बाद नेक्स्ट है 13th चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। फर्स्ट आंसर ही सही है, यहाँ पे पॉलीमर ही कहते हैं, ठीक है। जब स्मॉल चेन ऑफ केमिकल यूनिट्स मिल जाती हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं, और उस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो पॉलीथीन और पीवीसी हैं ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम हीट करके रिमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड, प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार सेट हो जाएं तो हम उनको गर्म करके दोबारा से रिमोल्ड नहीं कर सकते, वो या तो फिक्स्ड शेप में रहेंगे अपनी, या फिर हीट करने पर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पॉलीकॉट इज़ मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स नेमली। देखो वैसे याद भी रख लेना,
और काफ़ी सिंपल है। पॉलीकॉट है ना, तो पॉली और कॉट दो अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक कर दो। पॉली से बनता है पॉलिएस्टर, पॉलीथीन नहीं बनता, और कॉट से बनता है कॉटन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। फिफ्थ क्वेश्चन, द 4R प्रिंसिपल इज़। तो जो 4R प्रिंसिपल है वो इंक्लूड करता है 4 R's को, और ये R's होते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। पूरा कंसेप्ट मैंने ये 4 R's का वीडियो में बता रखा है इस चैप्टर की। उसके अलावा ये मतलब मैं अगर आपको अभी ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा, तो ये वो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 R's। सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। तो इन चारों ऑप्शन में से सेल्यूलोज है वो पॉलीमर जो नेचुरल है। रेयन और नायलॉन को हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाते हैं। इट इज़ अ मैन मेड पॉलीमर। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो, वूलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स और वुड, ये तीनों ही बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। जो नहीं है वो है प्लास्टिक बैग, जो हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ही मेजर पॉल्यूटिंग चीज़ है हमारे वर्ल्ड के लिए। एट्थ क्वेश्चन, बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो देखो, जहाँ भी बेकलाइट और मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बेसिकली हर जगह यही दो एग्जाम्पल देखे जाते हैं, बेकलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, हाईली यूज़ होते हैं, तो ये ईजिली आपको याद रह जाएंगे। नाइन्थ, फायर प्रूफ प्लास्टिक यूनिफॉर्म वोन बाय फायर फाइटर्स हैज़ अ कोटिंग ऑफ डैश टू मेक इट फायर रेजिस्टेंट। तो जो मेलामाइन होता है वो फायर रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए हम फायर फाइटर्स की जो यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर मेलामाइन की प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, ताकि उनकी जो ड्रेस है वो फायर से रेजिस्टेंट रहे, मतलब फायर से बची रहे। बाकी ये तीनों जितने भी हैं ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, ये आग पकड़ते ही एकदम सिकुड़ जाते हैं, जल जाते हैं। 10th क्वेश्चन, द कोटिंग ऑफ मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज़ ऑफ। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसके ऊपर जो लेयर चढ़ती है वो चढ़ती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है या फिर एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, जो इनके ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि ये स्टिकी ना हो, मतलब ये किसी भी चीज़ को चिपकाए ना अपने ऊपर। नॉन स्टिक बनने के लिए हम टेफ्लॉन उसके ऊपर लगा देते हैं। लास्ट 16 चैप्टर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन LEDs द लॉन्गर लीड या लॉन्गर वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल। तो जो लंबी वाली तार होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, और अगर ये क्वेश्चन घुमा के आ जाए, शॉर्टर लीड आ जाए सॉरी, तो हम उसमें ऑप्शन लिखेंगे नेगेटिव। जो छोटी वाली लीड होती है वो नेगेटिव होती है और जो लंबे वाली होती है वो पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वेश्चन, टैप वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट, बिकॉज ए, टैप वाटर कंटेन सॉल्ट्स। ठीक है, ये आंसर तो कि टैप वाटर में सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट क्या है, आयोनिक है नेचर में, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेकेंड है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट। ये चीज़ भी सही है, डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट नहीं होते, मतलब उनमें बिल्कुल आयंस प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Third, when electrodes are immersed in water and electricity is passed, the bubbles formed on the positive terminal is actually dash gas. देखो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ने, थर्ड आप दोनों पढ़ लो। थर्ड में हमें बोला है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस इकट्ठी होती है वाटर पे इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, और नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी इकट्ठी होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होती है और नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है। तो थर्ड का ऑप्शन है सी, ऑक्सीजन, और फोर्थ का ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन। फिफ्थ, वाई डू वी ऐड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वक्त हम कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो इतना कंडक्टिंग नहीं होता, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हाईली कंडक्टिंग होता है। तो उसका थोड़ा सा अमाउंट डालने पे ही क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट डालते ही वो बहुत कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं।
Sixth, a coating of dash is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. तो जो आयरन की ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इससे क्या होता है, जो कोरोजन है वो स्लो डाउन हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, मतलब काफ़ी कम, मतलब काफ़ी देर बाद जाके कोरोजन होती है। नेक्स्ट, क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस स्टोव्स एक्सेट्रा। वाई? तो देखो ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये हाईली प्रोन होती हैं। अगर हम मान लो इनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग नहीं करते, ये मेनली आयरन से बने हैं, तो अब इन्हें कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, गैसेस के कांटेक्ट में रहना होता है। तो अगर हम इन पे नहीं चढ़ाएंगे कोई लेयर तो क्या होगा, ये बहुत ही ईजिली कोरोड हो जाएंगी। तो इनको ईजी कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। तो क्या करता है कि ये इट डज़ नॉट कोरोड बट प्रिवेंट स्क्रैचेस, कि जो क्रोमियम प्लेटिंग है ये कोरोड नहीं होता और स्क्रैचेस वगैरह प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनी अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। किसी भी एक मेटल के ऊपर मन चाहे मेटल की एक लेयर चढ़ाना जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाए या वो कोरोजन से बच जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिफरेंस होता है, तो आप इलेक्ट्रिक प्लेटिंग पे टिक नहीं करोगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 9th, some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors. Which one is a poor conductor? यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन एक गुड कंडक्टर होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन भी एक गुड कंडक्टर होता है, कॉमन सॉल्ट भी एक गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इन तीनों में ही आयंस बनते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयंस बिल्कुल नहीं होते, तो ये एक पुअर कंडक्टर है। 10th क्वेश्चन, इसके गलती से ऑप्शंस हट गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, जो टिन कैंस हैं जो फूड वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो मेनली आयरन के बने होते हैं और उनके ऊपर टिन की कोटिंग होती है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जो आयरन है वो आपको पता है बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर रस्ट लग जाती है तो जो उसका बाहर का मेटल है वो, मतलब जो आयरन है वो तो ख़राब हो ही जाएगा, जो अंदर का फूड पार्टिकल्स हैं वो भी टॉक्सिक हो जाएंगे, मतलब वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो हम टिन की लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो जो हमारा कैन है वो भी बची रहे और जो फूड उसके अंदर है उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसका आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे और 3 चैप्टर्स के MCQ ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और चैप्टर्स के MCQ कर लेंगे जो बचे हैं, 3 ही चैप्टर्स बचे हैं अब, और उसके बाद हमारे सारे चैप्टर्स के MCQ भी फिनिश हो जाएंगे।